नमस्कार दोस्तों, रामनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सचिवालय पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 2 हमने अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा कर के उसे ज़रूर देख लें, ठीक है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम लोग जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं ये शिवांगन पब्लिकेशन के द्वारा जारी किया गया है। यदि पेपर 3 की बात करें तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपको सामान्य अध्ययन से रहेगा, 20 क्वेश्चन आपको सामान्य विज्ञान से रहेगा, 20 क्वेश्चन सामान्य कंप्यूटर साइंस से रहेगा, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग और आपका 40 क्वेश्चन झारखंड से रहेगा। तो टोटल 150 क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। तो सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। सऊदी अरब की राजधानी पूछे तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, ठीक है। दिनार की बात करें तो इराक, बहरीन और कुवैत की मुद्रा है, ठीक है। लीरा जो है ये तुर्की की मुद्रा है। पाउंड ब्रिटेन की मुद्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। तो सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी कहाँ थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ था तो उस वक्त उसकी राजधानी कहाँ थी। तो स्वतंत्र पाकिस्तान की जो पहली राजधानी थी वो कराची थी, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। 1947 से लेकर के 1960 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। 1 अगस्त 1960 ईस्वी को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद कर दिया गया था, ठीक है। परंतु आधिकारिक तौर पे 14 अगस्त 1967 ईस्वी को, ठीक ना, 14 अगस्त 1967 ईस्वी को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद बना था। तो यहाँ पे कह रहा है स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए हो जाएगा, कराची हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नाम किस पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा है। तो परमवीर चक्र से सम्मानित 21 व्यक्तियों के नाम पर अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नाम रखा है, ठीक है। अभी तक से कुल 21 व्यक्तियों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। यदि पूछे कि पहला व्यक्ति कौन थे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, तो उनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है, कि पहला व्यक्ति जिसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था उनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन की गई स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी का क्या नाम है। तो 5वीं पनडुब्बी का नाम INS वगीर है। देखिए प्रोजेक्ट 75 की तरह, ठीक ना, प्रोजेक्ट 75 के तहत कुल 6 पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 5वीं का नाम वगीर है, 6ठी का जो नाम होगा वागसीर होगा। बाकी 4 की बात करें तो पहला जो है INS कलवरी है, दूसरा INS खंडेरी है, तीसरा INS करंज है, चौथा INS वेला है, 5वीं की बात करें तो INS वगीर है और 6वां जो है INS वागसीर है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। ये सब प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, INS वगीर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि शास्त्रीय भाषा में कौन सी है जो शामिल नहीं है। तो मराठी नहीं है। यदि शास्त्रीय भाषा की बात करें तो भारत में अभी तक कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की दर्जा प्राप्त है। तो 6 को कौन कौन सी है। तो 6 जो है आपका तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, संस्कृत है और उड़िया है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मराठी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत के किस संस्थान में जैव ईंटों से निर्मित देश के पहले भवन का उद्घाटन किया गया है। तो IIT हैदराबाद में, IIT हैदराबाद में जैव ईंटों से निर्मित देश के पहले भवन का उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। तो वह व्यक्ति सम्राट अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी था। क्वेश्चन ये भी आता है कि किस अभिलेख में राजा अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो मस्की, गुर्जरा अभिलेख, निटूर अभिलेख और उदगेलम अभिलेख, इन सारी अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी इनको जो हुआ था आपका कलिंग का युद्ध, ये भी पूछता है कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद कहा जाता है। तो तोता ए हिंद जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है।
ठीक है। अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। अमीर खुसरो का सबसे फेमस जो बुक है वो तुगलकनामा है। पूछे तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो है। मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में बात करें तो इनकी जो फेमस बुक थी वो पद्मावत थी। तो पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा। परंतु क्वेश्चन 8 कह रहा है कि तोता ये हिंद किसे कहा गया है? तो अमीर खुसरो को। 8 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया था? तो ठीक है, क्वेश्चन ये भी आएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1875 में। किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। ठीक है ना। तो कहाँ किया था इन्होंने? तो मुंबई में किया था 1875 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए हो जाएगा। लाहौर की बात करें तो 1875 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बनाए थे। कब बनाए थे? 1877 में। इसे भी याद रखिएगा। इनका एक बहुत फेमस बुक है सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन पूछे कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन आया कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से किसने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में किया था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी। बीडी सावरकर की बात करें तो अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी जो 1904 में किए थे। ठीक है। भगत सिंह के बारे में बात करें तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं के उनको कलाक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1970 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। बंगाल विभाजन की बात करें तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात करें तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो ये भी याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को। तो इसको कलाक्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहले बंगाल विभाजन हो जाएगा, फिर आपका चंपारण सत्याग्रह, फिर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है? देखिए अमीर खुसरो ये सरोद वादक से नहीं, इनका जो संबंध था सितार वादक और तबला वादक से संबंधित था। तो ये पहला 12 का आंसर यही गलत हो जाएगा। बाकी भीम सिंह जोशी गायन से संबंधित थे, उत्पल दत्त फिल्म से संबंधित थे, शंभू महाराज कथक से संबंधित थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। रेखांश का मतलब देशांतर होता है। तो मानक समय किस देशांतर पर अपनाया जाता है? तो 82.5 डिग्री यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, इनमें से कौन सी है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है? तो वो दर्रा है सिपकिल्ला दर्रा। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा के बारे में बात करें तो ये लद्दाख में है। जलेपला दर्रा के बारे में बात करें तो ये सिक्किम में स्थित है। नथुला दर्रा ये भी सिक्किम में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सी है? तो सिपकिल्ला दर्रा। 14 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे दक्षिण में स्थित है? तो देखिए कार्डमम हिल, कार्डमम की पहाड़ियाँ वो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। तो चावल, भारत में सबसे अधिक चावल उपजती है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कोयले का सबसे बड़ा भंडारण किस राज्य में है? तो कोयले का सबसे बड़ा भंडारण झारखंड राज्य में है। यदि पूछे कि उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है तो वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। कहे कि कोयले का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो छत्तीसगढ़। पर यहाँ पे पूछ रहा है भंडारण, तो भंडारण के बारे में झारखंड में सबसे अधिक है। तो 17 के आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोवर के तहत है? तो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जो सुंदरबन डेल्टा है वो मैंग्रोवर वन के लिए ही जाना जाता है। तो 18 के आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो धन कर है। धन कर एक प्रत्यक्ष कर है। बाकी विक्रय कर, उत्पाद कर और मनोरंजन कर ये सभी अप्रत्यक्ष कर है। तो 19 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि उत्पादन फलन संबंध दिखाता है। तो उत्पादन फलन किसके बीच संबंध दिखाता है? तो वो आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पादन के बीच, ठीक है ना, आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पादन के बीच उत्पादन फलन संबंध दिखाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो जो सबसे पुराना जो संगठन है वो ILO है। इसकी स्थापना 1919 में हुआ था, ठीक है ना। ILO को फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। बाकी AFO की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1945 में, ठीक ना। FAO इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मुख्यालय रोम में है। IMF की बात करें तो इसका भी स्थापना 1945 में हुआ था। IMF का फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, याद रखिएगा। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। तो देखिए ये 48 में हुआ था, AFO 45 में हुआ था, IMF 45 में हुआ था और ILO 19 में हुआ था। तो कह रहा है कि सबसे पुराना संगठन कौन सा है? तो ILO हो जाएगा। तो 21 का आंसर C हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ये कह रहा है पंचवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल 1961 से 66 था। नहीं, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल था, ठीक है। तो याद रखिएगा, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो इसका जो कार्यकाल था 1974 से लेकर के 1978 तक था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 92 से 97 था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से 12 था। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 था। तो 22 का आंसर कह रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नाम पद का सुझाव दिया गया था? तो ये 1919 के अधिनियम है, ठीक है। भारतीय सचिव को एक महालेखा परीक्षक नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। यदि कहे कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का, ठीक न, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद 148 में प्रावधान किया गया है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आए कि अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 1919 का अधिनियम, यानी कि B आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि डैश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपनी कानूनी दायित्व का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो परमादेश होता है जब न्यायालय को ये लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपनी कानूनी दायित्व का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो उस केसेस में न्यायालय ने परमादेश जारी करता है। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्य को सहायता अनुदान देता है? तो वित्त आयोग की सिफारिश पे। वित्त आयोग के बारे में बात करें तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में प्रावधान किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि कौन सी अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है? तो पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल को, क्वेश्चन नंबर 26 का C हो जाएगा। पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल को ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र गर्ग है। ये इनकी पहली पुस्तक है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, 13 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य विकास समिति होती है, जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी होती है? तो झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 308 किलोमीटर होती है। यदि पूछे कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी होती है तो वो 463 किलोमीटर होती है। तो इसे भी याद रखिएगा। ये उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 308 किलोमीटर।
अब हम लोग सामान्य विज्ञान का 20 प्रश्न देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। तो भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें इसलिए फट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, ठीक है ना। देखिए पानी जो है, पानी जो जम करके जब बर्फ़ बनता है तो उसका डेंसिटी कम हो जाता है। जब उसका डेंसिटी कम होता है तो उसका आयतन ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा में वॉल्यूम। जब डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घटेगा, परंतु जब डेंसिटी घटेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए जब पानी से जब बर्फ़ बनता है तो उसका डेंसिटी तो कम हो जाता है, परंतु उसका आयतन जो है यानी कि वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। यानी कि जमने पर पानी क्या हो जाता है, फैलता है, जिसके वजह से भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किया था। क्वेश्चन ये भी आता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भी याद रखिएगा। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है वर्णंधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा किया जाता है। तो देखिए वर्णंधता जो है एक अनुवांशिकी रोग है, ठीक है, जो विटामिन ए की कमी से होता है। वर्णंधता रोग को किसी भी लेंस का उपयोग करके नहीं ठीक किया जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा, जो हो जाएगा डी हो जाएगा। बाकी अवतल लेंस की बात करें तो ये निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किया जाता है। सिलेंड्रिकल लेंस जो है अति बिंदुकता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो ध्वनि हम लोग को पता है निर्वात से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है। तो आर्द्रता का जो मापन है वो आपको हाइग्रोमीटर में किया जाता है, ठीक है। बाकी हम हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापता है। बाकी लैक्टोमीटर दूध के घनत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। तो आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर द्वारा, यानी कि 35 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 900 ओम प्रतिरोध वाले किसी तापक से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा, ठीक है, यदि इससे 0.3 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रभावित किया जाता है। तो ऊष्मा बराबर होता है I² RT होता है, ठीक है। तो I² I कितना दे रखा है, I का मतलब करंट होता है, ये 0.3 दे रखा है। R का मतलब रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है, ये 900 ओम दे रखा है। और T का मतलब समय होता है जो 10 सेकेंड होता है। यदि आप इन सबको वैल्यू यदि रखेंगे तो आपको आएगा 810 आंसर आ जाएगा। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि टीका यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था। तो वैक्सीनेशन का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। सबसे पहले चेचक का टीका का खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने। बाकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो पेनिसिलिन के आविष्कार के लिए इन्हें जाना जाता है। क्रिश्चियन बर्नार्ड की बात करें तो हृदय प्रत्यारोपण के लिए इन्हें जाना जाता है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणु रोधी होता है। तो वो कॉपर होता है, ठीक है ना। इसी वजह से कॉपर के प्लेट पर जीवाणु ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणु रोधी होता है। तो वो कॉपर हो जाएगा। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर किसका एक मिश्र धातु है, तो कॉपर, जिंक और निकेल का एक मिश्र धातु है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस को नोबेल गैस भी कहते हैं, ठीक है ना। कौन सा नहीं है, तो कार्बन नहीं है। बाकी रेडॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, नियोन हो गया, जीनोन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब सारे के सारे अक्रिय गैस है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि पेट्रोलियम एक मिश्रण है। तो पेट्रोलियम जो है ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि रेडियो एक्टिवता की माप की जाती है। तो रेडियो एक्टिवता की माप की जाती है गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा। तो 42 का आंसर ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र की सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। तो सबसे जो पाचन तंत्र का सबसे लंबा जो हिस्सा होता है वो छोटी आंत होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं जिसको, जिसकी लंबाई 6.5 से लेकर के 7.5 मीटर तक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। तो विटामिन ए का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। 44 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है। तो वो हिपेरिन है। हिपेरिन के चलते ही शरीर का जो ब्लड है शरीर के अंदर को जमने नहीं देता है, ठीक है ना, शरीर के अंदर का जो ब्लड है उसको जमने नहीं देता है। तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। तो एड्रीनलिन हार्मोन को हम लोग आपातकालीन हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा था। अनुवांशिकता जो शब्द था इसको बेटसन ने गढ़ा था। यदि पूछे अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था तो मेंडल ने दिया था। पूछे कि जीन शब्द किसने गढ़ा था तो जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि टेटनस के कारण होता है। तो टेटनस के कारण क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणु होता है। तो 48 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि भारी मात्रा में एल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं। तो भारी मात्रा में जो एल्कोहल पीते हैं वो किस कारण से मरते हैं, तो उन्हें लीवर की सिरोसिस हो जाता है, ठीक है ना, लीवर सिरोसिस के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 50 का आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग कंप्यूटर विज्ञान के 20 प्रश्न कुल देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही पूर्ण रूप है। तो BIOS का जो सही पूर्ण रूप है वो आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो 91 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था। तो एप्पल कंपनी के द्वारा जो बनाया गया था कंप्यूटर पहला, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था एप्पल 1। इसे 1976 में बनाया गया था, 1976। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि एप्पल कंपनी के द्वारा पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था, एप्पल 1 बनाया गया था, ठीक है। तो 92 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है। तो जॉय स्टिक, ठीक है, जॉय स्टिक जो है एक इनपुट यंत्र है। बाकी प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब आउटपुट यंत्र है, यानी कि आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे तेज है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा सबसे तेज है, तो आपका कैशे मेमोरी है। कैशे मेमोरी सबसे तीव्र मेमोरी होता है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देता है। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रोम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक ना। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है आपका जब कंप्यूटर के बंद होने पर अपने डाटा को यह नहीं खोता है, ठीक है। बाकी आपका जो रैम है, रैम का होता है फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, यदि कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है तो अपने डाटा को खो देता है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स पर आधारित जो है उबंटू है, डेबियन है और फेडोरा है, ये सभी के सभी लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है असेंबली भाषा है एक। तो असेंबली जो है एक मशीनी डिपेंडेंट भाषा है, ठीक ना। असेंबली जो भाषा है ये मेनली निम्न स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। तो 96 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट, ठीक ना, यानी 1 KB, 1 किलोबाइट का सही मूल्य क्या है। तो 1 किलोबाइट के बराबर होता है जो 1024 बाइट्स होता है, 1024 बाइट्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का बी हो जाएगा। 98 कह रहा है कि बॉर्ड किसकी इकाई होती है। तो बॉर्ड जो है ये डाटा स्थानांतरण दर की इकाई होती है। तो 98 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि भारत में इनमें से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं करता है। तो देखिए BSNL इंटरनेट सेवा प्रदान करता है, रिलायंस भी करता है, एयरटेल भी करता है। बाकी आपका देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS जो है ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है
कि निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। तो देखिए इसमें ऋण के लिए आवेदन देना ये हम लोग कर सकते हैं। खाते से नगद निकालना, जी बिल्कुल नहीं। देखिए इंटरनेट बैंकिंग से हम लोग नगद पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम लोग पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर हाँ यदि हम लोग कल एटीएम के पास जाए तो एटीएम से हम लोग निकाल सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। पर याद रहे एटीएम एक मशीन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 100 का बी हो जाएगा। देखिए खाते का विवरण देख सकते हैं, जी बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं। हाल ही के कार्य का विवरण भी देख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं होता है। यदि हम लोग ईमेल आईडी बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ram123@gmail.com बनाते हैं, तो ram123 में हम लोग बीच में कहीं स्पेस नहीं देते हैं, तो ये वही कह रहा है कि ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। कुछ बी कह रहा है कि आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं। जी बिल्कुल हम लोग बना सकते हैं, ये गलत स्टेटमेंट दे रखा है। हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के उपयोग करके एक से अधिक जितना भी चाहे हम अलग अलग नाम से ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर बी हो जाएगा। गलत कह रहा है ना, तो बी हो जाएगा। ईमेल आईडी में केवल एक @ वर्ण होना चाहिए। जी बिल्कुल, ईमेल आईडी जब हम लोग बनाते हैं जैसे ram123@gmail.com, तो @ जो होता है सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होता है। ईमेल आईडी किसी संवेदी या सेंसिटिव होता है, तो जी बिल्कुल ये भी सही है। तो 101 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि तत्कालिक संदेश प्रेषण का उदाहरण है। तो देखिए तत्कालिक संदेश प्रेषण का ये हैंग आउट का उदाहरण है। तो 102 का आंसर ए हो जाएगा। फेसबुक की बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। याद रखिएगा फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, 2004 में। यह है एक सोशल साइट है। फ्लिपकार्ट के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 102 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का हम लोग प्रयोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक ना। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो में जो नोटपैड होता है उसका उपयोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो 103 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है। तो वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट जूम का जो स्तर होता है वो 100% पर सेट रहता है। 104 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि सीसी क्या है। पहले देखिए सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी होता है। तो सीसी का मतलब होता है कि यह एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल की कॉपी भेज सकता है, ठीक है ना। तब 105 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है ईमेल सेवा का संबंध में पीओपी का अर्थ क्या होता है। तो ईमेल सेवा के संबंध में पीओपी का जो अर्थ होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। यानी क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि एमएस वर्ड में Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एमएस वर्ड में Ctrl+K का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ब्लैक पेज इंसर्ट करने के लिए Ctrl+Enter का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। Ctrl+Enter का प्रयोग करते हैं। पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए आपको Shift+Alt+P का प्रयोग करते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा कि पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए एमएस वर्ड में Shift+A+P का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि बैकअप क्या है। तो बैकअप एक डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरे जगह रखना होता है, इसी को हम लोग बैकअप कहते हैं। 108 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है FTP, ठीक है ना। FTP का फुल फॉर्म क्या है। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 109 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है डैश एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। इसमें से कौन सा है जो हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। देखिए डिस्प्ले पोर्ट, ईथरनेट और HDMI पोर्ट, ये सब हार्डवेयर पोर्ट है। बाकी जो आप TCP दे रखा है, TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यह एक संचार प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये क्या करता है कि नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर उपकरणों के बीच संदेश को आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कौन सा नहीं है, तो डी हो जाएगा। अब हम लोग झारखंड से संबंधित 40 प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभ्यारण्य में चेरो राजाओं के समय का ऐतिहासिक स्मारक और किला मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि झारखंड में निम्नलिखित में से
कौन से पार्क या अभयारण्य में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले मिलते हैं? तो ये मिलते हैं देखिए बेतला में, ठीक है ना, बेतला नेशनल पार्क में। बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है। ये भी याद करिए रखिएगा कि झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? तो बेतला नेशनल पार्क है। पूछे कि किस जिला में है? तो ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। इसे 1986 में स्थापित किया गया था, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। 111 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि कोडरमा, झुमरी, तिलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास, ठीक ना, इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कोडरमा और झुमरी, तिलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में माइका युक्त मिट्टी मिलती है। तो 112 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना हुआ है? चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना हुआ है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो झारखंड के सरायकेले खरसावां जिला में स्थित है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 113 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ था? तो राजमहल ट्रैप का निर्माण जो हुआ था आपका जुरासिक युग में हुआ था। 114 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 115 कह रहा है कि झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? तो झारखंड की जो उत्तरी कोयल नदी है ये रांची के पठार के मध्य से शुरू होती है। उत्तरी कोयल नदी पर बसा एक शहर जिसका नाम डाल्टेनगंज है। तो क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि डाल्टेनगंज किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उत्तरी कोयल नदी के किनारे बसा हुआ है। तो 115 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज स्थित है? ठीक है ना, कह रहा है कि झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री स्थित है? तो ये जो है आपका रांची में स्थित है। ये जो संस्था जो बनाया गया था चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 में बनाया गया था। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा कि ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 में रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज की स्थापना की गई थी। तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि मसान जोर बांध, जिसे कनाड़ा बांध के नाम से भी जाने जाते हैं, कनाड़ा सरकार के सहयोग से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? तो इसे प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1955 में बनाया गया था। तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, यदि पूछे कि मसान जोर बांध किस नदी पर बनाया गया है तो ये मयूराक्षी नदी पर मसान जोर या कनाड़ा बांध बनाया गया है, जो कि दुमका जिला में है। इसे भी याद रखिएगा, किस जिला में है? दुमका जिला में है। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई थी? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में ये हुई थी आपका 12 जून 1857 ईस्वी को। ठीक ना, अजय नदी के तट पर बसा रोहिणी गांव से हुआ था, जो कि देवघर जिला में स्थित है। तो 118 के आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि निम्न में से कहाँ की क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था? तो बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली है? तो ये मिली है हम लोगों को भावनाथपुर से। कहाँ से मिली है? भावनाथपुर से, जो कि गढ़वा जिला में स्थित है। 120 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है सफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो सफा होड़ आंदोलन जो है ये संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ये जो हुआ था सफा होड़ आंदोलन लाल बाबा के नेतृत्व में 1870 में हुआ था। ठीक ना, लाल बाबा के नेतृत्व में 1870 में हुआ था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो 1954 में ये सुखदेव महतो थे। 122 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ, जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान को संदर्भित किया जा रहा है? तो हजारीबाग में हुआ था। 123 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है कि झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा गीत गा करके, ठीक ना, जर्मन बाबा गीत गा करके उनके समर्थक उनका आह्वान किया करते थे?
तो एक तना भगत आंदोलन, ठीक ना। तना भगत आंदोलन के बारे में बात करें तो ये हुआ था आपका 1914 में हुआ था, जतरा भगत या जतरा उरांव के नेतृत्व में, ठीक है ना। तो जर्मन बाबा के गीत गा करके उनके समर्थन ने उनका आह्वान करते थे तना भगत आंदोलन में, ठीक है ना। तो 124 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग के तर्ज पर गोलियां बरसाई थी। तो ये डोंबरी पहाड़ी पर बरसाई थी। डोंबरी पहाड़ी की बात करें तो झारखंड के खूंटी जिला में स्थित है, ठीक ना। जो अंग्रेजों ने 9 जनवरी 1899 ईस्वी को डोंबरी पहाड़ी पर गोलियां बरसाई थी। तो ये भी याद रखिएगा। 125 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। तो मुंडा जनजाति जो है झारखंड के रांची जिले में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन से इलाके में स्थित नहीं है। तो ईचागाड़ में नहीं स्थित है, बाकी खूंटी में, कुंजला में, सरायकेला में, सभी में जगहों पे असुर साइटें मिले हैं, पर ईचागाड़ में साइट नहीं मिला है। 127 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि कौन सी जनजाति समुदाय द्राविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। तो संथाल नहीं है। संथाल जो है ये ऑस्ट्रेलाइड समुदाय से संबंधित है। बाकी आपका उरांव हो गया, सौरिया पहाड़ी हो गया, माल पहाड़िया हो गया, ये सब द्राविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। तो 128 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है कि खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। तो खड़िया जनजाति में जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वो अलोलदाय है या फिर असल विवाह है। 129 का आंसर ये हो जाएगा। 130 कह रहा है कि किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया था। यानी किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया था। तो डॉल्टन था। डॉल्टन ने किसान जनजाति को पांडवों का वंशज बताया था। तो 130 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि निम्न में से कौन एक पेशेवर नृत्य है। तो नचनी नृत्य जो है एक पेशेवर नृत्य है। नचनी नृत्य के बारे में बात करें तो स्त्री जो होती है नचनी के वेश में होती है, पुरुष जो होते हैं वो रसिक के रूप में होते हैं। ये विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो 131 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि केंदरी, सारंगी, भुआंग, एकतारा या टुइला किस प्रकार के वाद है। ये तंतुवाद है। तो 132 का आंसर सी हो जाएगा। यानी कंदरी, सारंगी, भुआंग, एकतारा, गुपी तथा टुइला यह एक तंतुवाद है। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि सूर्य कुंड मेला एवं नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किस जिले में होता है। तो ये जो सूर्य कुंड मेला और नरसिंह स्थान मेला का आयोजन झारखंड के हजारीबाग जिला में आयोजित होता है, ठीक है। यदि सूर्य कुंड मेला के बारे में बात करें तो ये मकर संक्रांति के दिन होता है। बाकी नरसिंह स्थान मेला एक कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होता है। 133 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि निम्न में से किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने का त्यौहार के रूप में जाना जाता है। तो रोहिणी त्यौहार है, ठीक ना। रोहिणी त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया जो है ये मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। उरांव, कोरवा और पहाड़िया का संबंध किस जनजाति से है। तो इन सबका द्राविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है मुंडारी ग्रामर के लेखक हैं। तो मुंडारी ग्रामर के जो लेखक है ये नो ट्रोट है, ठीक है ना। इसे याद रखिएगा। मुंडारी ग्रामर के लेखक ये नो ट्रोट है। इस पुस्तक को इन्होंने 1882 में लिखा था। 136 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार शाखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था। यानी कि कह रहा है क्वेश्चन शाखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था देवघर में, ठीक ना। इनका एक बहुत ही फेमस बुक है, उसका नाम है दशेर कथा, ठीक ना। क्वेश्चन पूछे कि दशेर कथा पुस्तक के रचयिता कौन है। तो दशेर कथा पुस्तक के रचयिता शाखाराम गणेश देवस्कर है। तो 137 का आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। शाखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के देवघर जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि भारत में एकमात्र जगह जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। तो झारखंड के देवघर जिले में बैद्यनाथ मंदिर में, ठीक ना, बैद्यनाथ मंदिर में यहाँ पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ स्थित है, ठीक है। तो 138 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है
129 कह रहा है कि झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। तो झारखंड में जवाहरलाल नेहरू उद्यान ये बोकारो में स्थित है। तो 139 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मंदिर कोल्हुआ पहाड़ी पर स्थित है। तो कैलेश्वरी मंदिर है, ठीक ना। कैलेश्वरी जो मंदिर है वो कोल्हुआ पहाड़ी पर स्थित है। 140 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि झारखंड सरकार ने जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो झारखंड सरकार ने, ठीक ना, हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए आलपिन योजना की शुरुआत की है। तो 141 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है कि जयपाल सिंह पारदेशी छात्रवृत्ति परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें सभी के सभी कथन सही है। इस योजना के तहत कुल 22 विषयों पर राज्य के एसटी छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण हेतु विदेश जा सकेंगे, ठीक ना। इस योजना के तहत एसटी के 10% छात्र छात्राओं को प्रति वर्ष उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ऐसी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है, यानी कि सभी के सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है कि शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो शताब्दी स्टेडियम झारखंड के रांची जिला में स्थित है। 143 का आंसर डी हो जाएगा। 144 कह रहा है कि झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये का इनाम की घोषणा की थी। तो वो थे बुद्धू भगत, ठीक ना। बुद्धू भगत प्रथम आंदोलनकारी थे जिसके लिए अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ने के लिए 1000 रुपये इनाम की घोषणा की थी। बुद्धू भगत के बारे में बात करें तो ये कोल विद्रोह से संबंधित थे। किस विद्रोह से संबंधित थे? कोल विद्रोह से। कोल विद्रोह जो हुआ था ये आपको 1831-32 में हुआ था। तो आप लोग ये भी याद रखिए कोल विद्रोह कब हुआ था। तो 1831-32 में हुआ था। कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बुद्धू भगत के। तो बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने उनके ऊपर 1000 रुपये का इनाम रखा था। 144 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है निम्न में से किस नेता ने उरांव लोगों के बीच मदिरा पान ना करने, मांस ना खाने, जीव हत्या ना करने, ठीक है, बाकी अपने अपने घरों के आंगन में तुलसी चबूतरा स्थापित करने, बैठे बेगारी समाप्त करने, अंग्रेजों के आदेशों का ना मानने, खेतों में गुरुवार को हल चलाना बंद करने का आदेश दिया था। ये जतरा भगत थे। जतरा भगत ये तना भगत आंदोलन से संबंधित है। तना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा कि तना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में। किसके नेतृत्व में? तो जतरा भगत के नेतृत्व में। 145 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 146 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि ठेबले उरांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इन्होंने राज्यों में ईसाईकरण को बढ़ावा दिया था। नहीं, ये गलत है, ठीक है। बाकी जो है ये प्रसिद्ध सरना एवं आदिवासी नेता थे, ये सही है। इन्होंने 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी, तो ये भी सही है। इन्होंने 1930 में किसान सभा का गठन किया था, ये भी सही है। यानी कि ठेबले उरांव के बारे में ए सही है, बी सही है और सी सही है। इसमें से डी जो है ये गलत है। तो 146 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है कि झारखंड खेल नीति 2022 में खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए किस पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। तो जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। 147 का आंसर बी हो जाएगा। 148 कह रहा है कि सीएम सपोर्ट्स का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका होता है चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग 2 व्हीलर्स स्कीम, ठीक है। 148 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है कि शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। पहली बार कह रहा है। तो शिबू सोरेन ने पहली बार 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक, यानी कुल 10 दिनों के लिए, ठीक ना, इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। तो 149 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है कि झारखंड विधानसभा में वर्तमान स्पीकर कौन है। तो झारखंड विधानसभा में जो वर्तमान स्पीकर हैं वो रविंद्रनाथ महतो हैं। 150 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने टोटल 150 क्वेश्चन देख लिए। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो हम लोग वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।